Dear students, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker। हमारे कुछ विद्यार्थी 10th के जो बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर 10th क्लास का वीडियो अपलोड कीजिए। बालक हो यूँ रहा है कि क्लास 11-12 के वीडियो में ही हम उलझ चुके हैं। क्लास 10th के वीडियो में थोड़ा सा परेशानी आ रहा था कि कब बनाएं, समय नहीं निकल पा रहा था। खैर आप लोग बेफिक्र हैं, सप्ताह में संभवतः मैं लगता हूँ 2 दिन या 3 दिन आप लोग का वीडियो मैं डाल दूंगा क्लास 10 से रिलेटेड, और पूरे चैप्टर को मैं कवर करूंगा। इस ड्यूरेशन में लगभग आपका वीडियो 1 घंटे का 45 मिनट का जाएगा। तो 4-5 क्लास मान के चलो कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत बड़ी सिलेबस आपकी है नहीं, 1-2 क्लास उसका न्यूमेरिकल हो सकता है, मान के चलो मैक्सिमम 7 से 8 क्लास या 10 क्लास मान लो मैक्सिमम आपका करंट चैप्टर पे जाएगा, और 10 क्लास मान लो आपको मैग्नेट से रिलेटेड हो जाएगा। तो 10 और 10 20 क्लास हो जाएंगे। सप्ताह में 2 से 3 वीडियो अगर जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आराम से कंप्लीट किया जाएगा। 10 क्लास मैक्सिमम आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से होगा, 3 से 4 क्लास आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड रहेगा। यानी हम समझते हैं 30 से 35 क्लास में पूरा का पूरा फिजिक्स आपका क्लास 10th का कंप्लीट कर दिया जाएगा अगर 1-1 घंटे का वीडियो जाता है तो। अब इसी में 2 वीडियो ज़्यादा या 2 वीडियो कम हो सकता है, ठीक है। तो अब तक में आप लोग को एक छोटा छोटा वीडियो मिल रहा था, 5 से 10 मिनट का वीडियो मिल रहा था। अब थोड़ा सा वीडियो का लेंथ आज से मैं बड़ा कर रहा हूँ, और शुरुआत से मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं यहीं से आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक करंट से। देखिए एक्चुअल में है क्या, करंट के बारे में अगर बात करते हैं तो करंट वर्ड एक्चुअल में मोशन वर्ड से रिलेटेड है। कौन से वर्ड से रिलेटेड है? मोशन वर्ड से रिलेटेड है। और मोशन भी किसके साथ? तो रेट के साथ, यानी टाइम के साथ अगर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली उसे हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, वाटर का फ्लो हो रहा है टाइम के साथ तो उसे क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर चार्ज का फ्लो होता है चार्ज का फ्लो होता है रेट के साथ, यानी एक टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो आप उसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। इलेक्ट्रिक वर्ड का सीधा मतलब है चार्ज, एक सीधा सीधा सा मतलब समझोगे। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल सा चीज याद रखना। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था थेल्स ऑफ मिल्टस। ये अप्रोक्स 600 BC की बात है, अप्रोक्स 600 BC की बात है, उस समय ये बताया गया, ठीक है। थेल्स ऑफ मिल्टस के द्वारा इन्होंने एक विशेष प्रकार के मटेरियल का खोज किया, जिसे इन्होंने पहला बार नाम अंबर दे दिया, और यही अंबर वर्ड आगे चल करके फेमस हो गया क्या चीज में? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड में। और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को आगे भी और तोड़ा गया तो एक वर्ड और निकल कर आया कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो एक्चुअल में क्या है? तो चार्ज वर्ड से मीनिंग रखता है। किससे मीनिंग रखता है? चार्ज वर्ड से मीनिंग रखता है। अब ये चार्ज क्या है? तो चार्ज आप इजिली समझ सकते हो। अगर आप 2 बॉडी को रब करते हो, देखो एकदम सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप नॉर्मली इसको एकदम ध्यान से सुनना, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। ये पहली प्रायोरिटी है। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि आप खुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं। एटलीस्ट कम से कम आप 5 से 7 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और उन 5 से 7 दोस्तों को भी ये हिंट कीजिए कि आप भी 5 से 7 दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगा तो वीडियो में अगर कोई कमी है, ड्रॉबैक है, तो मुझे उससे मालूम चलता है, कमेंट आता है, और कमेंट के जरिए मुझे मालूम चलता है कि मेरे अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ये मत सोचना कि मेरा दोस्त देखेगा ना देखेगा, सब्सक्राइब करेगा ना करेगा, इन सारी बातों को भूला जाओ। आप वीडियोज को केवल ईमानदारी पूर्वक शेयर करते रहिए, खुद कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो आप उसे जरूर मैसेज के द्वारा आप हमें बताएं, ताकि मैं आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकूं। तो मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर बतलाया कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड थेल्स ऑफ मिल्टस के द्वारा सबसे पहले नंबर 1 अंबर नामक चीज का खोज किया गया, जिसे इलेक्ट्रिसिटी से आगे चल करके नाम दिया गया, और इस ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक मीनिंग क्या चीज से मिल गया? चार्ज से मिल गया। अब चार्ज क्या है? आप जब भी कोई 2 सब्सटेंस को रब करते हो, रगड़ते हो, रब करते हो, घिसते हो, फ्रिक्शन में लाते हो,
तो वो दोनों सबस्टांस पर एक अननोन पावर जनरेट हो जाता है। यानी टू सबस्टांस को मैं रब कर रहा हूं, सपोज मान लो टू सबस्टांस से मैंने बात किया, दो सबस्टांस की मैं बात कर रहा हूं, टू सबस्टांसेस आपस में रब कर रहे हैं, एक सबस्टांस ए रहा और दूसरा सबस्टांस ये है। मैंने कहा कि इसे आपस में आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है। तो रब करने पर ऐसा देखा गया कि इससे कुछ निकलकर इसमें चला जाता है, इससे कुछ निकलता है और इसमें चला जाता है। बात समझ आ रहा है? इससे कुछ निकलता है और इसमें कुछ चला जाता है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। तो दोनों पर एक प्रकार का पावर आ जाता है। इसके ऊपर भी एक अननोन पावर जनरेट हो जाता है, ब्लॉक ए पर भी, और ब्लॉक बी पर भी एक अननोन पावर जनरेट हो जाता है। दोनों के दोनों पर एक पावर जनरेट होते हैं, अननोन पावर जनरेट होते हैं। इसकी जानकारी थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। थॉमस ब्राउन, उन्होंने कहा एक अननोन पावर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? अननोन पावर जनरेट होगा। और ये अननोन पावर करता क्या है? तो अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? लाइटर पार्टिकल को। लाइटर पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब लाइटर पार्टिकल में क्या हो सकता है? तो आप फ्लिंट बतला सकते हो, ठीक है, पेपर पीसेस बता सकते हो, पेपर पीसेस बता सकते हो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल बता सकते हो, डस्ट पार्टिकल बता सकते हो। इन सारी चीजों को ये क्या करता है? अपनी ओर क्या कर लेता है? अट्रैक्ट करता है। इसी अननोन पावर वाले चीज को जो जनरेट हुआ, अननोन पावर जनरेट हुआ, तो नाम दे दिया गया इसे बेटा, क्या चीज? चार्ज। क्या नाम दे दिया गया? चार्ज। डन है? यहां तक बात क्लियर हो गया। अननोन पावर जो जनरेट हुआ, नाम मिल गया इसका चार्ज। अब ये चार्ज को अगर बात किया जाए तो डिफाइन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जो सबसे फेमस डिफिनेशन चली वो ये डिफिनेशन चली कि जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो यहां से एक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इमिट्स। क्या इमिट्स होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर कह सकते हो कि इंटर करता है, और वो इंटर करने वाला भी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और किसी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये बातें तब क्लियर हुई जब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ठीक है। लोगों ने जानकारी तो दिया कि कुछ निकल रहा है और कुछ इंटर कर रहा है, बट क्या निकल रहा है, क्या इंटर कर रहा है, ये जानकारी लोगों के द्वारा नहीं मिल सकी। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जब खोज किया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का, तो ये क्लियर हुआ कि निकलने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और इंटर करने वाला पार्टिकल भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया जे थॉमसन के द्वारा। लेकिन अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो एक प्रॉपर्टीज था वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रहा। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो R.A. मिलिकन थे, और R.A. मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इस पर के चार्ज को बतलाने में सक्षम है। यानी इसका स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी बता दिया, जिससे चार्ज निकल कर चला आया, और वो चार्ज आया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से क्लियर हुआ। यानी R.A. मिलिकन के द्वारा जब एक्सपेरिमेंट किया गया, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उसके द्वारा चार्ज डेंसिटी निकला, और चार्ज डेंसिटी से चार्ज क्लियर हो सका कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज का मैग्नीट्यूड होता कितना है। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻, कितना बेटा? -19 कूलम। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी होगी। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होगा वो निगेटिव में होगा। क्या चीज में होगा? निगेटिव में होगा। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या चीज में होगा? निगेटिव में होगा। इसका रेस्ट चार्ज 0 मान लिया जाता है और यूनिट चार्ज -1 मान लेते हैं। यानी हम लोग जहां भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पर का यूनिट चार्ज कितना मानकर चलेंगे? -1 मानकर चलेंगे। ये सब चीजें लिखते चलोगे कि इसका यूनिट चार्ज कितना होगा? -1 होगा। बात समझ में आ रहा है? और एक्चुअल वैल्यू कितना होता है चार्ज का? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसके चार्ज का? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो ये बातें तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा।
अब इसी से आपको मिल जाता है कि क्या चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो यहां से हम लोग चार्ज को दो टाइप्स में बांट लेते हैं। एक टाइप्स का नाम पड़ जाता है बेटा आपको पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, मैं बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जा रहा और बहुत ऊपर ऊपर भी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको उन सारी बातें कवर हो जाए जिससे आपको बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। तो एक चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होगा बेटा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज। यानी चार्ज आपके पास कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब डिफाइन होगा, नेगेटिव चार्ज कब डिफाइन होगा। ठीक है, इन सारी बातों का आप नोट्स बनाते चलेंगे और मन से पढ़ते भी चलेंगे। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज से जो क्लास आपका जा रहा है वो अप्रोक्स 45 मिनट का, 1 घंटे का हो सकता है। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा करेंगे तभी तो आप लोग को भी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि सप्ताह में 2-3 वीडियो से ज्यादा आप लोग के लिए मैं नहीं दे पाऊंगा। क्लास 12 का भी चल रहा बोर्ड आने वाला है बहुत जल्द में, उसके लिए भी क्लासेस चल रही है, उसके लिए वीडियो डालना। फिर क्लास 11th के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आप नेक्स्ट सेशन में जब आओगे 11th में तो आपको पढ़ने में वहां से क्या मिल सके, फायदा मिल सके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चार्ज को दो भागों में बांट रहे हैं, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो आइए पॉजिटिव चार्ज की बात करें। अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मान लो कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर इनकेस निकल रहा है, ठीक है ना, किसी बॉडी से इनकेस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो आपके पास एक सीधा सा दिमाग में बात आता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही मतलब आप क्या बोल सकते हो, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको दे देगा कौन से चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन से चार्ज को दे देगा, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, अगर मान लो सोडियम की मैं बात करूं एग्जांपल में समझने के लिए, सोडियम पे 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज द एटॉमिक नंबर। ये समझते हो एटॉमिक नंबर, सर जी केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा बेटा, मैं प्रयास करूंगा केमिस्ट्री भी आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब अभी आप समझो। मैंने कहा क्या चीज, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर का सीधा मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग समझते आ रहे हैं अब तक, कहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन ऑर्बिट, रोटेटिंग इन ऑर्बिट ये बोलते हैं। अच्छा इसका एक मीनिंग और आप समझोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, एकदम आराम से बातों को समझोगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, दोनों बातों को समझोगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रोटेटिंग ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में कितने होंगे, 11 होंगे। प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस में लिखा जाता है बेटा और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस में लिखा जाता है। अब मैंने कहा कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। निकलने को क्या दिखाएंगे, माइनस साइन के साथ दिखा सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इस पर, 10 माइनस वाला। और अभी भी प्रोटॉन कितने बेटा, 11 प्लस वाला। ठीक है, देखो यहाँ अभी भी प्लस में 10, यहाँ प्लस में 11 और यहाँ कितना माइनस में 10। अब दोनों को अगर रिजल्ट निकालते हो तो देखो, तो अगर मैं करूं दोनों को ऐड कर लो तो ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, प्लस में 1 आ गया। प्लस में 1 आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन घटा है ना, एक्चुअल में डिफिशियंट हुआ है ना, घटा है, अपने एक्चुअल से एक घट गया। तो यहां पर कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हम उम्मीद करते हैं पॉजिटिव चार्ज आपके माइंड में बन गया होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी घट जाता है तो आप कह देना कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो कहीं 50 इलेक्ट्रॉन था, अब 48 हो गया, तो कह दोगे 2 पॉजिटिव चार्ज बन गए, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। डन है। अब देखो अगला नंबर आता है आपका निगेटिव चार्ज। अब बोलो निगेटिव चार्ज भी किसके कारण आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि एक जगह से निकल रहा था दूसरी जगह इंटर तो कर रहा है ना भाई। चलो मैंने एक एग्जांपल यहां पर मैं कर दूं, इफिशियंसी। स्पेलिंग मिस्टेक होगा बेटा तो माफ करना, तो ठीक है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जा रही, इफिशियंसी का मतलब एक्चुअल मात्रा से बढ़ गया। मान लो कहीं पर 50 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या 52 हो गई। प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रोटॉन जैसे फिक्स था वैसे फिक्स है, प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। अब इलेक्ट्रॉन कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो जा रहा है बेटा, बढ़ जा रहा है, तो कौन चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। समझने के लिए समझते हैं। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, रोटेटिंग इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 इन न्यूक्लियस। अब मैंने कहा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बढ़िया से देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस में, प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस में। रिजल्ट निकाल कर देख लो बेटा क्या मिल जाएगा, दोनों को फिर से ऐड करोगे, रिजल्ट आपका माइनस आ गया। यानी हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पूरे टर्म क्लियर हो चुका होगा। चार्ज कैसे बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बनने का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ चुका। कब पॉजिटिव बनेगा और कब नेगेटिव बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट जा रहा है तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज। हम उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको बारीकी से क्लियर हो चुका होगा। अब आइए, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि चार्ज की क्या अपनी कोई प्रॉपर्टीज भी है। थोड़ा सा हम लोग आराम आराम से देखते हैं। मैं पहले भी बोल चुका, ना तो वीडियो में मैं लेक्चर को बहुत ज्यादा हार्ड लेकर चलूंगा और ना ही बहुत ज्यादा लो लेकर चलूंगा। आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं मैं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर करने पर विद्यार्थी को अक्सर प्रॉब्लम आता है कि सर मैं 10th का पढ़ूं या अपर लेवल का पढ़ूं, और अभी टाइम है बोर्ड एग्जाम का, बहुत नजदीक में बोर्ड एग्जाम आने वाला आप लोग का है। फिर कभी डिटेल्स में बात किया जाएगा इस पर। तो भी टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात किया जाए आपको थोड़ी सी बात किसका, चार्ज के प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर मैं थोड़ी सी बात करूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर मैं थोड़ी सी बात करूँ। हम उम्मीद करते हैं बड़ी आराम से आपको बातें समझ में आए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कई प्रकार के आप चार्ज की प्रॉपर्टी देखोगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आपका प्रॉपर्टी आएगा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। और पहले इसको समझते हैं, रिपल्सिव प्रॉपर्टी बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। अट्रैक्टिव एंड कौन सी प्रॉपर्टी? रिपल्सिव प्रॉपर्टी पर बात करते हैं बड़ा इजीली। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता क्या होता है? देखो, सेम चार्ज अगर आता है, सेम नेचर का चार्ज, अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव लाते हैं, निगेटिव निगेटिव लाते हैं, तो वहां पे कुछ आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आप इसे एक्सपेरिमेंटल समझ सकते हो, या फिर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकली ऐसे में बात करूं कि आप किसे पसंद करते हो। सर अभी पसंद की बात नहीं करो, नहीं होता है। अक्सर स्कूलिंग टाइम में ही दिमाग में ये लोचा आ जाता है कि वो मेरी पसंद है वो मेरा पसंद है, ठीक है। तो एक्चुअल में दिमाग में ये लोचा तो आता है, तो मैं वही कहूँ कि आपकी जो पसंद क्या होती है, तो आप अपने से अपोजिट वाले की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हो। फ्रेंडशिप अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग वर्ड है। अपने से अपोजिट वाले के प्रति आपका क्या आता है बेटा? अट्रैक्शन आता है, ठीक है। और अपने जैसे वाले से क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो बेटा यही नेचर यहाँ पर काम करेगा। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो मैं कहूंगा अट्रैक्टिव के लिए पहले तो मैं बात करूंगा, अट्रैक्टिव नेचर की बात मैं करूंगा, अट्रैक्टिव नेचर की मैं बात करूंगा। क्या होगा अट्रैक्टिव नेचर? यानी सेम नेचर का चार्ज रिपेल कर रहा था, अभी आपने सीखा। तो अपोजिट नेचर, कौन नेचर? अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, ऑफ चार्जेज अट्रैक्ट टू, क्या बोलोगे बेटा? ईच अदर। इसी को लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेस,
रिपेल, सॉरी सॉरी सॉरी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैंने कहा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और मैंने कहा यहाँ पर निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह फोर्स किसका होगा बेटा? अट्रैक्शन। और इसे फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो वैज्ञानिक रहे, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक रहे, कैवेंडिश ने बताया। ठीक है, याद रहेगा। यानी कौन से नेचर का हुआ? तो अट्रैक्टिव नेचर का हुआ, यानी अट्रैक्शन इन फोर्स ऑफ, क्या लगा बेटा? अट्रैक्शन। क्या लगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब? जब कौन सा नेचर? अपोजिट नेचर। डन है। या इसी को बोल सकते हो अनलाइक, क्या बोल सकते हो? अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। ठीक है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरा नंबर बोलोगे रिपल्सिव प्रॉपर्टी की बात करें। अगर मैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी की बात करूं, रिपल्सिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो बड़ा सिंपल और सामान्य से वे में बोल सकते हो। रिपल्सिव प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? सेम नेचर का चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, क्या कहोगे? रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। या फिर इसी को बोल सकते हो लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। बाकी तो आपके पास है रिपेल टू ईच अदर। अब मैं बात करूं, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी मैंने कह दिया पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच भी फोर्स लगेगा और यह फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। बात में आ रहा है। अगर मैं बोलूं यहां निगेटिव चार्ज और यहां भी मैं बोलूं निगेटिव चार्ज, तो बेटा यहां और यहां आप देखोगे जो फोर्स लगेगा वह फोर्स ऑफ क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। हम उम्मीद करते हैं दोनों बातें आपके दिमाग में काफी बारीकी से सेट कर गया होगा। तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर आपका पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत ज्यादा डिटेल्स भी नहीं और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं, बस आपके प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से मैं बातें कर रहा हूं। दूसरे नंबर बातें, हम लोग थोड़ी सी बातें और भी आते हैं, अपने टर्म को आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक वर्ड और भी है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। कौन सा नेचर? एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर या एडिटिव प्रॉपर्टी बोल लो, किताब जो लिखता है वही लिखो। एडिटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। होता क्या है बेटा? ध्यान दोगे, एडिटिव का मतलब होता क्या है? एडिटिव का मतलब एडिशन से है। एकदम वर्ड्स को एक्चुअल में फील करो, कौन से वर्ड से है? एडिशन, जोड़ने से है। तो चार्ज जो है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दिमाग में सेट कर लोगे, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये चार्ज मेरी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये भी याद रखोगे, इसका एसआई यूनिट जो होता है बेटा वो कूलम होता है। ये एसआई यूनिट हो गया। एक वैज्ञानिक थे सीए कूलम, उनके रेस्पेक्ट में ही इसका यूनिट बना दिया गया, कूलम बना दिया गया। तो ये स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए किसी विशेष मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी सिंपल अलजेब्रा के द्वारा इसे बेटा जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना किया जा सकता है और भाग दिया जा सकता है। जो अलजेब्रा आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो उस मेथड से आप इसको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुना कर सकते हो और भाग कर सकते हो। यानी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर सिंपल लग जाएगा, क्या कह दोगे? चार्जेज कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड भी बोल सकते हो, कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्राइक, बाय सिंपल अलजेब्राइक, और क्या बोलोगे बेटा? मेथड। डन है। मैं बात करूं, चार्जेज कैन बी एडेड, चार्ज को सिंपल अलजेब्रा के द्वारा आप क्या कर सकते हो बेटा? ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, ये सब चीजें पिछले शॉर्ट वाले वीडियो में आपने पढ़ चुका है।
ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास 5 कूलम है, 3 कूलम है, 9 कूलम है, -2 कूलम है, -5 कूलम है, और इसको कहा जा रहा है टू ऐड। अब इसके लिए कोई अलग से मेथड थोड़ा लगाएंगे, सिंपल। आप क्या निकालोगे, क्यू नेट बराबर, आप जोड़ दो, तरीका यही होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 QA। अब देखो कितने चार्ज हैं आपके पास, Q1 के जगह पर 5 कूलम, Q2 के जगह पर 3 कूलम, Q3 के जगह पर आपका हो गया 9 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस -5 कूलम। हम उम्मीद करते हैं ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ 3 में से 2 चल जाएगा 1, यानी 10 कूलम। आंसर आपके पास आ गया। तो बहुत इजी वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये दूसरा मेथड भी, यानी दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पर। कौन सा प्रॉपर्टी पर, तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पर मैं बात करूं। तीसरा नंबर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बेटा, चार्ज। क्या होता है ना, चार्ज एक डिस्क्रीट चीज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है उसको आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट या यू कैन रिप्रेजेंट। मैं एकदम सिंपल आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, यू कैन रिप्रेजेंट टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इन मल्टीपल ऑफ, कैसा मल्टीपल, इंटीग्रल, इन मल्टीपल ऑफ, इंटीजर वाला मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल या बोल सकते हो बेसिक चार्ज। दैट मीन्स बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज बोलते किसको है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, यू कैन रिप्रेजेंट, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टोटल चार्ज, जो बॉडी पर टोटल चार्ज है उसे मल्टीपल के रूप में। किसके मल्टीपल के रूप में, तो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। कौन से चार्ज, बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। दैट मीन्स Q बराबर तुम लिख सकते हो बेटा Ne, क्या लिख सकते हो, Ne। यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स यहां पर हम बात करें तो Q बराबर आप जो लिख रहे हो Ne, N का मीनिंग क्या है, Q का मतलब हो गया चार्ज ऑन बॉडी, जो नेट चार्ज है, चार्ज ऑन बॉडी। चलो मैं यहां पर एक वर्ड और बोल दूं, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पर का जो टोटल चार्ज। N का मतलब हो गया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डन है। और E का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल, स्मूथली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर याद रखना N जो होगा बेटा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो N का वैल्यू हो सकता है, कहां से मैं शुरू करूं, 0 से शुरू किया जा सकता है, नहीं सर 0 हो जाएगा तब तो फिर कुछ नहीं, तो 1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, डॉट 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 आप क्या बोलोगे, +-n तक। इसलिए आपने कहीं कहीं किताबों में देखा होगा लिखा हुआ कि Q बराबर लिखा होता है +-Ne। तो घबराना नहीं है। E का मतलब अभी मैंने बताया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का अगर मोड मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बोलोगे। अगर केवल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल दिया है तो ऐसे बोलेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। विद साइन पूछ रहा है तो अगर केवल मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बोलोगे। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इससे आप एक क्वेश्चन ले सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर अगर 1 कूलम का चार्ज है तो आप कहोगे कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अब आंसर आप लिख सकते हो, बोलो Q बराबर आप लिखोगे Ne। अब Q के जगह पर कितना, 1 कूलम, N के जगह पर मालूम नहीं है, E के जगह पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
माइनस 19 कूलम। यहां से कैलकुलेशन करो, n बराबर 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, यानी n इज इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगा बेटा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा पावर तो 19 में आएगा, 6.25 आ रहा है, एक जीरो हटा करके रिजल्ट आपका आ रहा है कितना, यानी अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे, इतना तो आप करना है जानते हैं, यानी n बराबर 6.25 इंटू 10 पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। यानी अगर कहा जाए हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 पावर कितना 18 कूलम। डन है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर एक बात आता है, एक टर्म और आपका और भी आ रहा है, क्या टर्म आ रहा है बालक? तो एक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम जान लेते हैं, पहला क्लास इसी पर रिलेटेड हो जाएगा कि अब तक हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बारीकी से क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम इसकी बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ, अगर चार्ज की बात किया जाए तो बड़ी बारीकी से आप बात करोगे। कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है? कंजर्व रहना, रिजर्व रहना, सुरक्षित रहना, यानी सिस्टम के लिए, फॉर होल सिस्टम। अच्छा देखो, किसी एक बॉडी पर की बात नहीं कहा जा रहा है, फॉर अ सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए, फॉर अ सिस्टम चार्जेज इज कंजर्व, चार्जेज इज कंजर्व। कंजर्व कहने का मतलब चार्जेज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, से नहीं समझोगे, नहीं चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर गया होगा, एक बॉडी से दूसरे पर, एक सिस्टम में बात कर रहे हैं, एक से दूसरे पर गया होगा और तो उस पर माइनस में बढ़ गया होगा, जिससे गया उस पर प्लस में बढ़ गया, फिर से रिजल्ट जोड़ोगे नेट चार्ज जीरो। यानी आप सीधी सी बात कहोगे क्यू नेट फॉर अ सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसी भी सिस्टम के, सिस्टम का मतलब जहां पर एक से अधिक बॉडी है, एक बॉडी को नहीं बोलते हैं, एक बॉडी को सिस्टम नहीं बोलते हैं, उसे फिर आइसोलेटेड कह दिया जाता है, आइसोलेटेड बॉडी कह दिया जाता है, एक बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम की बात किया जाए तो एक साथ कई बॉडी जब रिप्रेजेंट होते हैं एक सराउंडिंग में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्लासरूम, तो क्लासरूम एक सिस्टम हो गया, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो सारे स्टूडेंट्स का एक समूह जो मिला और उसको मिला करके क्या बनाया गया? क्लासरूम बनाया गया, तो क्लासरूम इज अ सिस्टम। क्लासरूम क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी किसी भी सिस्टम पर का नेट चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स कवर हो रहा होगा बड़ी बारीकी से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और आ जाता है बेटा आपको इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर इसकी बात मैं करूं तो ये और भी आसान है। इनवेरिएंट का मतलब, मान लो कि कोई चार्ज है और अगर उसका कोई चार्ज बॉडी है, उसका अगर आप वेग बढ़ा दोगे तो चार्ज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं सोचोगे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, नहीं चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। बस मेरा थोड़ा सा माइक स्लिप कर रहा है, इसके लिए सॉरी चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं क्या चीज कि इनवेरिएंट प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल नहीं है। वेरिएंट वर्ड मींस होता है वेरिएबल वर्ड से, यहाँ पर एक वर्ड याद रखोगे, वेरिएबल, और वेरिएबल वर्ड इनवेरिएंट वर्ड होता है। अब जो नहीं बदलने वाला है तो आगे में मैंने लगा दिया इनवेरिएबल, और इनवेरिएबल को एक नाम दे दिया गया इनवेरिएंट, नहीं बदलने वाला है। यानी इवन चार्ज बिकम्स इन मोशन, बिकम्स इन मोशन, अगर ये मोशन में आ जाता है देन द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज, चार्ज डज नॉट चेंज। बात समझ में आ रहा है? तो वैल्यू ऑफ चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही कहोगे मास के लिए तो बिल्कुल बदल जाएगा। मास क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। किसी भी बॉडी का मास बदल जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया जाएगा तो मास बदल जाएगा। उसके लिए आगे चल करके एक फॉर्मूला पढ़ोगे और ये फॉर्मूला होगा m बराबर m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। खैर अभी हमें इस पर बात नहीं करना है,
हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। थोड़ा सा लेवल जरूर ऊपर है, लेकिन इतना भी ज्यादा मैं लेवल ना बढ़ा लूं कि आपके समझ से बाहर चला जाए, तो ये चीज देखेंगे बाद में। अभी हम देख रहे हैं कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा? चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? जब इस बॉडी को मोशन में भी ले आया जाता है तब। अब आइए एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी भी हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग स्टडी करें। कूलॉम्स लॉ। कौन लॉ? कूलॉम्स लॉ। पक्का पढ़ेंगे। देखिए, कूलॉम्स लॉ से पहले हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कोई भी दो चार्ज के बीच में, लेकिन हम लोग पहले यहां देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का एक नाम मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या बेटा? 2 पॉइंट चार्ज आपके पास है, सपोज मान लो Q1, दिस इज द A, और ये पॉइंट आपके पास हो गया Q2, दैट इज द पॉइंट B। डन है? अब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा, आइदर अट्रैक्शन का लगे, रिपल्सन का लगे, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, बात समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग कौन फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी द फोर्स दैट exerts between 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट, यहां पर मैं रेस्ट वर्ड डाल दूं, कौन सा चार्ज के बीच में? चलो यहां से बेस्ट यहां रहेगा रेस्ट डालना। 2 पॉइंट चार्जेस, कौन से चार्जेस के बारे में बात मैं करूं? रेस्ट चार्ज के बारे में। कौन सा चार्ज के बारे में? रेस्ट चार्ज के बारे में। तो जो फोर्स लगता है वही फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अगर देखा जाए तो इसके बारे में सबसे पहले तो स्टडी कैवेंडिश ने किया था, लेकिन इसका मैथमेटिकल रिजल्ट देने वाले जो वैज्ञानिक थे, यानी कैसे इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग मेजर करेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है, वो बताने वाले वैज्ञानिक C.A. कूलॉम थे। यानी इन्होंने C.A. कूलॉम ने इसका वैल्यू मेजर किया। C.A. कूलॉम ने इसका वैल्यू क्या किया? मेजर किया, यानी वैल्यू बतलाया। कौन वैल्यू? मेजरेबल वैल्यू। मेजरेबल वैल्यू के बारे में आपको बतलाया C.A. कूलॉम। कौन से मेजरेबल वैल्यू? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स? जो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके लिए इन्होंने 2 इक्वेशन बनाया जो इनके एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथमेटिकली डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। तो एक्सपेरिमेंट पर जो बेस्ड है उसे ही C.A. कूलॉम ने दिया था, और इसीलिए इस नियम को कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब देखो कूलॉम्स लॉ है क्या, तो देख लो, समझ लो कूलॉम्स लॉ। आज हम बिल्कुल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थोड़ा आराम से भी सही, और थोड़ी सी स्पीड भी, और बहुत शॉर्ट टाइम में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि कूलॉम्स लॉ किसने दिया? तो C.A. कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने 2 लॉ दिया। पहला लॉ इनका ये रहा कि Q1 और ये क्या बेटा? Q2। इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, ये ब्लॉक A और ये ब्लॉक B, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, और दोनों का दोनों चार्ज क्या चीज में है? रेस्ट में है, पॉइंट चार्ज है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, यह फोर्स स्टडी किया जाएगा, निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी तुम चाहो तो लिख सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बालक? चार्जेस। डन है पहला। और दूसरा इन्होंने बताया, ये पहला लॉ रहा,
दूसरा लॉ इनका जो रहा वो रहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के स्क्वायर का। दैट मीन्स फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका बालक? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो 1/r के स्क्वायर का। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहोगे क्या चीज बालक? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो बोला जा सकता है, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे लिख लूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स पे क्लियर हो गया। और इसे इक्वेशन नंबर कितना बोल देते हैं बेटा? सेकंड। अब दोनों को अगर इक्वेट करो तो आप यहीं पर देख लो इक्वेट करके। मैं कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करो, यानी लॉ फर्स्ट एंड सेकंड को अगर इक्वेट करते हो तो आपके पास रिजल्ट मिलता है बेटा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। बेटा आपको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मिल रहा है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे बेटा, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे K Q1 Q2/r स्क्वायर। यहां याद रखना बेटा ये जो K है ना, ये स्मॉल k है, कैपिटल K नहीं है। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि कैपिटल K है या स्मॉल k है, तो याद रखना ये स्मॉल k है। और इसका जो वैल्यू होता है बेटा K बराबर, वैक्यूम के लिए मैं बात कर रहा हूं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में बात किया जाए तो K का जो वैल्यू होगा वह 9 × 10⁹ है। अब आप इसको इस रूप में याद रख सकते हो, F = चाहो तो 9 × 10⁹ और क्या लिखोगे बेटा? Q1 Q2 और बाई क्या लिखोगे? R का स्क्वायर। यूनिट आप दे दोगे बेटा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मैंने यूनिट निकाल करके लिख ही दिया साथ साथ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, बात दिमाग में आ गया? बोलिए, बात दिमाग में आया? तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब कहोगे सर कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा, क्लास 12th में हो गए तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सुपरपोजिशन होगा, बहुत सारी चीजें वहां पढ़ना है। आपको मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, नॉर्मली मैं बात करता चल रहा हूँ कि ये चीज होती है। वैक्यूम के लिए K का मान कितना होता है, ठीक है ना? तो ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? नॉर्मली आप इस पर ये विचारधारा अपना रख सकते हो। डन है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीजें आपको काफी बारीकी से हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। डन है? इतनी चीजें मिटा दिया जाए। अब देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव भी होगा। अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे निकालोगे? तो वो चीजें मैं बता दे रहा हूं। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, रिपल्सिव फोर्स कब होगा? अगर वैल्यू आपको माइनस में मिल जाता है बेटा। क्या चीज में मिल जाता है? माइनस में मिल जाता है। रिजल्ट निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करने पर आपको रिजल्ट माइनस में मिल जाए। क्या चीज मिला जाए? माइनस में मिल जाए, तो आप कह देना कि वह फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहाँ याद रखना, साइन कन्वेंशन के तरीके पर आपको याद मिल जाए, साइन कन्वेंशन के तरीके पर याद रखना कि फोर्स किस नेचर का है, यानी नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अगर वैल्यू आपको मिल जा रहा है निगेटिव में, क्या चीज में? निगेटिव में, तो बोल देना बेटा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर वैल्यू बेटा आपको मिल जाए क्या चीज में? पॉजिटिव में, तो बोल देना बेटा वह कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से आपके दिमाग में बातें आ चुकी होगी कि कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। तो अट्रैक्टिव कब है, रिपल्सिव कब है? अट्रैक्टिव जब वैल्यू आपको माइनस में मिल जाए। और मैं एक क्वेश्चन लेकर के देखता हूं, और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि टू चार्जेज आर गिवन कितना बालक? -3 × 10⁻⁻5 कूलम एंड 4 × 10⁻⁻5 कूलम separated with 20 centimeter apart. Find the
फोर्स एंड इट्स नेचर, इट्स नेचर। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसानी से तुम बना सकते हो। एग्जाम्पल्स आपको मिला, आप सॉल्व कर लो। जो ये एग्जाम्पल्स आपको जो क्वेश्चंस मिला, इस पर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले नंबर आप गिवन लिख लोगे। गिवन में आपके पास क्या है, तो Q1 बराबर -3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। Q2 बराबर बोला बेटा 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। एंड R जो मिल रहा है बेटा, R बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 20/100 मीटर। क्योंकि सभी को एक जैसे यूनिट में लाना जरूरी होता है, अगर एक जैसे यूनिट में नहीं लाओगे तो फिर क्वेश्चन बना पाना मुश्किल हो जाएगा। अब यहां से इसको कैंसिल करो बेटा, 2/10 दैट मीन 0.2 मीटर आ गया। डन है। अब बोलो आप लगा सकते हो F बराबर, बोलो K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K का वैल्यू जानते हो कितना बेटा, 9 इंटू 10⁻9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ऑलरेडी है आपके पास। अब आराम से रिजल्ट निकालना, ये पूरे के पूरे यूनिट न्यूटन में आएंगे। अभी मैंने बता दिया था कि यूनिट क्या होगा, न्यूटन में होगा। अब पुट कर लो वैल्यू, मैं क्या लिखूं, F इक्वल्स टू K के जगह पर 9 इंटू 10⁻9। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट में न्यूटन लिख दिया है। अब बोलो Q1 के जगह पर बेटा कितना होगा, Q1 के जगह पर आप बोलो -3 इंटू 10⁻⁻5। डन है। बोलो बेटा K2 के जगह पर कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻5। डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 0.2 का स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि F आपको निकल गया है। 9 इंटू 10⁻9, 4 3 जा 12 हो गया, 10⁻−10 हो गया, और यहाँ 0.04 हो गया। अगर आप डेसिमल हटाते हो बेटा तो ऊपर में 100 चला जाता है। ठीक है, अब बोलो अगर इससे काटते हो तो 4 3 जा 12। ठीक है, यहां पर आप देखो 9 पावर और 100 का मतलब 10⁻2 पावर आ गया। मैं यहां कैलकुलेशन करूं तो F बराबर आपके पास आ गया 9 3 जा 27। ठीक है, अब बोलो वहां 9 3 जा 27, 10⁻9 10⁻−10 और 10⁻2 जो कि 100 है। बाई में अब कुछ भी नहीं रहा, बटा में कुछ भी नहीं, और पूरे का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, तो न्यूटन हो जाएगा। अब बोलो आप F बराबर क्या बोलोगे, सिंबल बोलो। यहाँ साइन माइनस का था, माइनस लगाओगे, ये सब छोड़ना नहीं है, क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अब बोलो -27 इंटू 10⁻9 to 11, 11 में से इतना गया तो बच गया 10, और क्या हो गया, न्यूटन। अगर F की मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 270 न्यूटन का। लेकिन कौन सा फोर्स है, साइन देखो बेटा क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कौन सा फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। हम उम्मीद करते हैं पूरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। साइन देख लेना है कि साइन मेरा माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, यानी कहने का मतलब अब देखो इस पॉइंट को यहां पर ऐसे समझ लो, एक पॉइंट आपका यहां लोकेट था A और एक पॉइंट यहां लोकेट था B, और इन दोनों के बीच का दूरी 0.2 मीटर था। इस पर का चार्ज था -3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, इस पर का था 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम उम्मीद करते हैं बहुत बारीकी से ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आया होगा। ठीक है, बहुत इजीली आपके दिमाग में आ चुका होगा ये वर्ड कि हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे और कैसे निकालेंगे। साइन देख लेना है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो केवल 270 न्यूटन। नेचर की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन देख लोगे, रिजल्ट तो माइनस के साथ ही आया। मैंने लिखा है डायरेक्ट 270 न्यूटन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कभी निगेटिव में लिखा नहीं जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव के साथ ही लिखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग लिखेंगे कितना बालक, तो 270 न्यूटन मैग्नीट्यूड। और अगर लिखना होगा क्या चीज, नेचर, तो नेचर कौन सा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें रिपल्सिव नेचर को भी समझने का प्रयास करते हैं कि सर रिपल्सिव नेचर कैसे है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं पूरे पूरे कवर कर लेना चाह रहा हूं, ताकि अगला वीडियो जो आपको आए वो एकदम डायरेक्ट क्लास 10th के चैप्टर से हिट हो, इधर उधर से
कोई भी बातें ना की जाए। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। मैंने कहा 2 point charges having magnitude 4 into 10 to power minus 6 coulomb and 3 into 10 power minus 6 coulomb। थोड़ा सा चेंज किए, सेपरेटेड अलग है, सेपरेटेड विद 0.3 मीटर। चलो और थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेते हैं, 0.03 मीटर। टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स नेचर, बड़े आसानी से आप बनाओ, बोलो। टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स नेचर, बोलो बेटा क्या है आपके पास। पहले डायग्राम बना लो, सॉल्यूशन लिख रहे हो तो डायग्राम बनाकर देखो, डायग्राम से भी नेचर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक पॉइंट चार्जेज ए, यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट चार्जेज बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.03 मीटर, मीटर में दिया है। यहाँ पर चार्ज का वैल्यू क्यू ए, डेट मीन्स आपको दे रखा है 4 into 10 power minus 6 कूलम। यहाँ पर आपको क्यू बी दे रखा है 3 into 10 power minus 6 कूलम। और ये पूरी बात किया जा रहा है वैक्यूम का, यानी एयर में भी बात करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करें, थोड़ी सी बातें हम लोग चलेंगे करेंगे थोड़े से मजेदार अंदाज में। क्या मजेदार अंदाज में बात करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कीजिए। तो बोलो एफ बराबर आपने क्या पढ़ा, के इंटू Q1 Q2 और बाई कौन सा आर स्क्वायर। एफ के जगह पर बोलो एफ, के जगह पर आप जानते हो 9 into 10 पावर कितना 9 हो गया। ठीक है, यूनिट तो न्यूटन ही आएगा। Q1 के जगह पर बोला बेटा कितना है 4 into 10 to the power minus 6। Q1 की जगह पर क्यू ए कर सकते हो, Q2 की जगह पर क्यू बी लिख सकते हो, इंटू 3 into 10 to the power minus 6 बाई में बोलो आर का स्क्वायर 0.03 का होल स्क्वायर। डन है या कोई दिक्कत, यानी एफ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कितना वाला 9 into 10 to the power 9 और यहाँ 4 3 जा 12 10 to the power minus 12 बाई में आपके पास हो जाएगा 0.0003 और ये क्या आ जाएगा, यूनिट तो न्यूटन होगा, ये फिक्स है। अब जरा देखो डेसिमल अगर हटाते हो तो आप लगाते हो 10 to the power बोलो कितना, यहाँ बोलो पावर 4 हो जाएगा। डन है, अब रिजल्ट आपके पास निकल गया। बोलो बेटा कितना हो जाएगा, एफ बराबर आपके पास हो जाएगा, बोलो तो 3 से मैं काट दूं, 4 3 जा 9 3 जा 30, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 10 to power minus 12 minus 9, 10 to the power minus 3 हो गया, इंटू 10 पावर 4, डेट मीन्स आप लिखोगे 36 into 10 और यूनिट आपका न्यूटन है बेटा, 360 न्यूटन। कई वैल्यू माइनस में आया है क्या, नहीं आया है। आपको मैंने क्या बताया, साइन देखना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। साइन क्या चीज में आया, एफ मेरा पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है मतलब वो फोर्स कौन सा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। कौन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। बस ये ध्यान में रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा लेक्चर आपके दिमाग में सेट कर गया होगा, बातें पूर्ण रूपेण क्या कर गई होगी, सेट कर गई होगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है, उसमें आपको टर्म में डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को किसने बताया, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल में क्या फ्लो है, इसकी एक्चुअल फील्ड को मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको टर्म दिया जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट पर, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके इसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं, उन सारी बिंदुओं पर मेरा अगले क्लास में चर्चा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से शुभ विदाई, बेस्ट ऑफ लक।